हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 10 की शुरुआत में जियांग डुवेन हुआ के स्पीकर को रिपेयर करवाने के लिए डिफरेंट शॉप्स पर लेकर आती है, लेकिन कोई भी इन स्पीकर्स को ठीक करने के लिए तैयार ही नहीं होता। और अब जियांग इन स्पीकर्स को तेंगु लेकर आ रही होती है तो शू बाहर ही खड़ा होकर इसका इंतजार कर रहा होता है। जियांग शू से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो शू कहता है कि मैं यहाँ पर काम के लिए आया हूँ। जियांग कहती है कि मैं तो भूल गई थी कि अब ये जगह तुम्हारी है। शू इसके स्पीकर्स को देखकर कहने लगता है कि क्या आजकल तुम फ्री हो जो तुम्हारे पास म्यूजिक सुनने के लिए वक्त है। जियांग कहती है कि ये वर्किंग और नहीं है, तो शू इससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास अपना वादा पूरा करने के लिए भी 24 दिन बाकी हैं, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हर मिनट के लिए शुक्रगुजार होगी जो तुमने मेहनत से कमाया है। जियांग कहती है कि मैं सब जानती हूँ, बस तुम इंतजार करो। ये कहकर जियांग जाने लगती है तो शू इसके स्पीकर्स को बहुत गौर से देख रहा होता है और कहने लगता है कि ये स्पीकर्स तो हांगकांग में बनाए गए हैं। जियांग अब शू की कार के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम कुछ वक्त के लिए मुझे अपनी कार दे सकते हो। अब जियांग डुवेन हुआ को कॉल करके कहती है कि मैंने कार बोरो कर ली है और लाउड स्पीकर भी जल्द ही फिक्स हो जाएंगे। ये सुनकर डुवेन हुआ बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ शू अपने दोस्त की मदद से इन स्पीकर्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। अगली सुबह शू की आंट उसके घर पर आती है और इस स्पीकर को यूं खुला हुआ देखकर कहने लगती है कि तुम्हें आज भी बचपन की तरह होम अप्लायंसेस को फिक्स करना अच्छा लगता है। शू कहता है कि ऐसी ही कुछ बात है। शू की आंट इसको कहती है कि क्या तुम इन कपड़ों को ट्राई करना चाहोगे जो मैं तुम्हारे लिए खरीद कर आई हूँ। तो शू कहता है कि आप इनको ऊपर हैंग कर दें, मैं बाद में ट्राई कर लूंगा। आंट जब इसके कपड़े हैंग करने के लिए ऊपर जाती है तो ये जियांग का दिया हुआ कोट बहुत गौर से देखने लगती हैं। आंट अब इस सूट को लेकर शू के पास आती हैं और इसके कस्टमाइज्ड बटन को देखकर कह रही होती हैं कि क्या तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड है। शू कहता है कि ये सिर्फ आपकी सोच है। आंट इस सूट को देखकर कह रही होती है कि मुझे तो लगता है कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है, वो तुम्हारी इतनी केयर करती है कि उसको तुम्हारे सूट के एग्जैक्ट साइज का भी पता है। इसके बाद शू अपनी आंट से कहता है कि आप गाड़ी पर आई है ना, तो आप मुझे बाद में एक जगह पर छोड़ सकती है। तो आंट कहती है कि तुम्हारी कार कहाँ पर है। शू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कार तक आप मुझे लेकर जाएं। अब शू पार्क में अपनी कार देखने के लिए आ जाता है तो इस कार को लाइट से डेकोरेट किया होता है। शू ये सब देखकर बहुत हैरान हो रहा होता है और शू की कार में जियांग ने डुवेन हुआ के लिए स्पीकर्स फिट किए होते हैं। शू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। फिर यहाँ पर जियांग को डांस करते हुए देखता है। अब डुवेन हुआ इसी औरत को अपनी कार और स्पीकर्स दिखाकर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा होता है। ये बहुत ही खुश दिखाई दे रहा होता है कि जियांग के पास आता है कि तुमने अपना वादा पूरा किया है, इसीलिए शूज को बेचने के बारे में हम फैक्ट्री जाकर डिस्कस करेंगे। अब जियांग भी बहुत खुश हो जाती है और शू जियांग को देखकर सारे मामले को समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आज शू को जियांग को देखकर काफी अच्छा लग रहा होता है। अब जैसे ही जियांग शू को देखती है तो इसके पास चली जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अब ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं तो शू इसको कहने लगता है कि तुमने मेरे से मेरी कार बोरो की और मुझसे ही ये स्पीकर ठीक करने का कहा, सिर्फ इसलिए ताकि ये लेडीज यहाँ पर डांस कर सके। क्या ये तुम्हारा काम है? जियांग कहती है कि हाँ, और तुम्हें इसका इफेक्ट नजर आ ही रहा होगा। शू कहते हैं कि इन लेडीज को अपने शूज बेचने का आइडिया तुम्हारा अच्छा है। जियांग इसको बताने लगती है कि हर डांसिंग ग्रुप में 20 मेंबर्स तो हैं और इन 20 मेंबर्स के आगे फैमिली और फ्रेंड्स भी हैं जिनको मैं बहुत आसानी से शूज बेच सकती हूँ। शूज के आइडिया के लिए तालियां बजाने लगता है और इससे पूछता है कि क्या तुमने भी इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया है। तो जियांग कहती है कि अभी तो नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द कर लूंगी। और कहने लगती है कि इस दफा मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और जब मैं पैसे कमा लूंगी तो फिर मैं तुम्हें डिनर के लिए लेकर जाऊंगी। तो शू कहने लगता है कि मुझे इस डिनर के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तो जियांग कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो शू कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि डुवेन हुआ ने तुमसे जो कुछ कहा है वो वैसा ही करेगा। जियांग कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये कहकर ये आगे जाने लगती है, लेकिन शू उसकी जैकेट को पकड़कर इसको पीछे खींच लेता है। शू उसको कहता है कि तुमने मुझसे मेरी गाड़ी बोरो की है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन लेडीज को अकेले डांस करता हुआ देखूंगा। जियांग कहती है कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। शू जियांग को हुड का कैप पहनाते हुए कहता है कि हम मिलकर इनको डांस करता हुआ देखेंगे। ये कहकर शू यहाँ से चला जाता है। अब फैक्ट्री में वर्कर्स और जियांग डुवेन हुआ का वेट कर रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर डुवेन हुआ आ जाता है। जियांग को डुवेन हुआ को देखकर बहुत खुशी होती है। अगले दिन जियांग येंगजियान के पास आती है और उसको कहती है कि डुवेन हुआ ने मुझसे वादा किया है कि वो शूज को बेचने में मेरी मदद करेगा, लेकिन वो इस काम के 200,000 यॉन मांग रहा है। येंगजियान से कहता है कि तुम कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना। तो जियांग कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि सिर्फ इन 20,000 शूज को बेचने के लिए मैं सो नहीं पाऊंगी। येंगजियान कहते हैं कि शुरुआत हमेशा ही बहुत मुश्किल होती है। येंगजियान इसे कहता है कि मेरा स्टोर तुम्हारे शूज बेचने में मदद कर सकता है, मैं तुम्हारे शूज को अपने स्टोर के होम पेज पर लगा दूंगा। जियांग कहने लगती है लेकिन मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। येंगजियान कहता है कि पैसों के बारे में हम तब बात करेंगे जब तुम्हारे पास पैसे होंगे। जियांग येंगजियान को थैंक्स कहती है। अब येंगजियान अपने स्टोर के पार्टनर से इस बारे में बात कर रहा होता है तो ये सब भी
जियांग की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जियांग अपने शूज की ब्रांडिंग करवाने के लिए फोटोशूट करवा रही होती है और अब फाइनली ऑर्डर मिलने के बाद फैक्ट्री में काम स्टार्ट हो गया होता है। अब जियांग फैक्ट्री के अंदर आता है तो सभी वर्कर्स कहने लगते हैं कि जियांग ने अभी तक हमारी सैलरी नहीं दी हमें। जियांग कहने लगता है कि जब हमें ऑर्डर मिलेंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे तभी हम पैसे कमा सकेंगे, वरना फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो ये सब कहने लगते हैं लेकिन हम तो अभी भी तेंग्यू के वर्कर हैं, तुम लोगों को हमें सैलरी तो देनी होगी। जियान उनको समझाने की कोशिश करता है लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रही होती तो जियोन यहाँ से चला जाता है, जबकि मास्टर सांग इन सबको ऐसे देखकर बहुत परेशान होते हैं। आज शू सॉन्ग से मिलने के लिए आया होता है और सॉन्ग शू को बताती है कि जोयोंग अभी भी लीव पर है और कह रही होती है कि सिर्फ तुम ही उसको वापस आने पर मना सकते हो। तो शू कहने लगता है कि वो तुम्हारी कंपनी के साथ सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने ये मसला उसकी मर्जी के मुताबिक हल नहीं किया। सॉन्ग कहती है कि मैंने तुम्हारे मुताबिक ही इस मसले को हल करने की कोशिश की है। शो कहते हैं कि मैंने तुम्हें मसला हल करने के लिए कहा था, ना कि चीजों को और खराब करने के लिए। सॉन्ग कहने लगती है कि जोयोंग बहुत जिद्दी है, वो नैन जैसी बिल्कुल भी नहीं है। शो कहता है कि तुम्हें ये बिजनेस स्टार्ट किए हुए 3 से 4 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम उसको अवॉइड करती हो, इसी वजह से तुम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रही हो। और जाते हुए इसे कहता है कि तुम मुझे जोयोंग का एड्रेस सेंड कर दो। अब जियांग शूज नहीं बेच पा रही होती तो यंग जियान इससे पूछने लगता है कि शू आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तुम कौन सा उसको फैक्ट्री का रेंट नहीं दोगी। जियांग कहती कि वो एक चालाक इन्वेस्टर है, वो मुझे टेस्ट कर रहा है, वो चाहता है कि मैं उसको ये साबित करके दिखाऊं कि मेरे अंदर तेंग्यू को चलाने की सलाहियत है। अब यहाँ पर यंग जियान का पार्टनर जियो आकर बैठता है तो जियांग को इसको देखकर एक आइडिया आता है। ये कहने लगती है कि 20,000 शूज के पेयर किसी को दे देना शूज को बेचने से ज्यादा आसान है। यंग जियान कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, तुम पैसे नहीं कमाना चाहती। जियांग कहती है कि क्या पता मुझे ऐसा करके फायदा हो जाए। यंग जियान और इसके पार्टनर के वेयर हाउस में 12,000 सॉक्स के पेयर पड़े होते हैं जो काफी अरसे से नहीं बिक रहे होते। जियांग कहती है कि हम एक सॉक्स जिसकी प्राइस 58 यॉन है उसको बेचेंगे और साथ में ये ऑफर होगी उनको तेंग्यू के शूज फ्री में मिलेंगे। जियांग इनसे पूछती है कि क्या ये प्रमोशन तुम लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लगती। तो जियो कहने लगता है कि अगर मुझे कोई ऐसी ऑफर मिले तो मैं फौरन ही उसको बाय कर लूं। और इस तरह से जियांग इनके भी सॉक्स के पेयर्स बेच देगी और ये खुद भी थोड़े से पैसे कमा लेगी। ये आइडिया जियो को तो काफी पसंद आता है और यंग जियान भी इस पर मान जाता है। अब शू जोयोंग के घर पर आता है और उसे कहता है कि कल तुम स्टूडियो जाकर सेकंड स्टेज के लिए वीडियो शूट करोगी। तो जोयोंग कहती है कि मैं अभी भी लीव पर हूँ। शू कहने लगता है कि टीटी मीडिया नैन को पनिश नहीं करेगा क्योंकि वो इस वक्त टीटी मीडिया का नंबर 1 होस्ट है। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी, अगर तुमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो तुम अपने फाइनेंशियल मसलों को हल नहीं कर पाओगी और इसके साथ साथ तुम्हें टीटी मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का फाइन भी देना होगा। ये सुनकर जोयोंग जाने लगती तो शू कहता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहले देखा था मैंने तुमसे ये बात कही थी कि जब तुम्हारे पास बहुत सारे लोगों की सपोर्ट होगी तब तुम्हें कोई भी बुली करने की कोशिश नहीं करेगा। जोयोंग इसकी ये बात सुनते ही कहती है कि मैं कल कंपनी आ जाऊंगी। अब जियांग यंग जियान के रेस्टोरेंट से निकलती है तो जियांग इन दोनों को देखती है और इन्होंने भी जियांग को देख लिया होता है। अब जोयोंग जियांग के पास आती है। जोयोंग कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगियों में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा। जियांग जोयोंग से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने डिजाइनर के प्रोफेशन को छोड़ना चाहिए, ये एक अच्छा फैसला नहीं है। जोयोंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तेंग्यू खरीदना एक अच्छा फैसला है। ये कहकर ये यहाँ से चली जाती है। अब जब जियांग शो के पास आती है तो ये कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। जियांग कहती है कि मुझे भी काउंटिंग करनी आती है। शो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि तुम्हें अपना वक्त बेकार चीजों पर जाया नहीं करना चाहिए। जियांग कहती कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। तो शो कहता है कि लाउड स्पीकर तो ठीक हो गया है लेकिन डाओ वैन हुआ ने तुम्हारी मदद नहीं की। क्या तुमने कभी सोचा है कि उसने तुम्हारी मदद करने के लिए ये शर्त क्यों रखी। ये भी हो सकता है कि तुम जो उससे काम करवाना चाहती हो वो नहीं कर सकता और ये भी हो सकता है कि तुमने शुरुआत से ही गलत रास्ता चुन लिया है। शो की बातें सुनकर जियांग सोच में पड़ जाती है। फिर ये यंग जियान के पास आती है और कहने लगती है कि क्या तुम किसी के बारे में जानकारी निकलवाने में मेरी मदद कर सकते हो। और अब जियांग को जानकारी मिल जाती है कि डू वैन हुआ पार्क में जिस औरत से लड़ा होता है असल में वो उसकी ex-wife थी। आज जियांग मिस सोंग जिया से मिलने के लिए आती है। मिस सोंग जिया जियांग को जानती होती है क्योंकि ये बचपन में अपने डैड के साथ यहाँ पर आया करती थी। मिस सोंग जिया कहने लगती है कि जब मैं डू वैन हुआ के साथ थी तो मैंने ज्यादा पैसे नहीं बचाए लेकिन मेरे काफी कनेक्शंस बन गए हैं और मेरी एक कॉल पर सुपरमार्केट्स और कम्युनिटीज में जो डीलर्स हैं वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मिस सोंग जिया कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मेरा बहुत ख्याल रखा है इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम बहुत खुश होंगी जब वो तेंग्यू को दोबारा से टॉप पर जाता देखेंगी। और अब मिस सोंग जिया की मदद से सुपरमार्केट्स में तेंग्यू के शूज डिस्प्ले हो गए होते हैं उसी ऑफर के साथ। इस ऑफर के कारण बहुत सारे लोग ये शूज खरीद लेते हैं। अब जियांग के पास 2 दिन रह गए होते हैं और इन्होंने अभी तक 17,000 शूज के पेयर बेच दिए होते हैं। लेकिन जियांग अब इस बात को लेकर परेशान होती है कि ये 2 दिन में 2,000 शूज के पेयर कैसे बेचेगी और इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।